द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मार्केट वीडियो बनाने से जस्ट पहले जो मार्केट की पोजीशन है उस पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। फिर उसके बाद एक बहुत ही अच्छे शेयर पे हम चर्चा करेंगे, विस्तृत विश्लेषण करेंगे उसका, डिटेल एनालिसिस। और जो ऑटोमोबाइल सेल के जो फिगर्स आए हैं नवंबर के, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं और वो क्या ट्रेंड शो करता है बाज़ार के लिए, वो क्या क्या संदेश लेकर आए हैं वो फिगर्स, उन डाटा, उन सब पे चर्चा करेंगे। और बाज़ार की ट्रेंड क्या कहती है। अब जो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट तो पूरा आ गए, ठीक है, लेकिन दिसंबर एंडिंग क्वार्टर के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं, इसका भी क्या कोई आभास जीडीपी फिगर से, जो जीएसटी फिगर्स हैं आए हैं, जीडीपी के फिगर आए, जीएसटी के आए, ऑटोमोबाइल सेल के फिगर आए, ये तीन बड़े इवेंट हुए हैं, ये क्या संदेश देते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इस पर विचार करना पड़ेगा और ये तीनों बातें ही बाजार की ट्रेंड को शो करेंगे। तो अब चलते हैं। देखिए, निफ्टी 17 पॉइंट माइनस है, ये हायर लेवल मेंटेन नहीं कर पाया इसलिए गिर गया, खुले ग्रीन में था ये। बिकॉज कि बाजार में इस समय दोनों पक्ष हैं, मतलब एक पक्ष वो है जो मंदी की कामना करता है, एक पक्ष वो है कि नहीं सुधार आ रहा है। मतलब अभी चर्चा करेंगे इस बात पर, वो कामना करने वाला जो सुधार की कामना क्यों कर रहा है, जो मंदी की कामना कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, अभी चर्चा करेंगे। निफ्टी 17 पॉइंट माइनस है, बैंक निफ्टी 274 पॉइंट माइनस है और मिड कैप 225 पॉइंट प्लस है, मतलब मिड कैप प्लस में है मतलब। और निफ्टी आईटी 181 पॉइंट प्लस में है। निफ्टी आईटी प्लस में चलता है, तोड़ नहीं पाते हैं, किसी दिन धमाका कर देते हैं, 1000 पॉइंट तोड़ देते हैं, लेकिन वो सब कवर हुआ जाता है और 43,500 का जो लेवल है उस पर मजबूती से खड़ा हुआ है। और ये आप देखिए, जो डो जोन्स हैं, S&P है, निफ्टी है, लाइफ टाइम हाई पर है वहाँ पर, और वो उसके बावजूद है जब वहाँ पर 4.5% की इंटरेस्ट रेट है। अब इंटरेस्ट रेट दिसंबर के एंड में एक मीटिंग होगी, मतलब उसकी फेडरल रिजर्व की, तो वो कम करनी चाहिए, करते या नहीं करते तो वो टाइम विल टेल, लेकिन कम करनी चाहिए मैं समझता हूँ, और करेंगे जहाँ तक सवाल है। बिकॉज जहाँ अमेरिकी इकोनॉमी का शेयर मार्केट बढ़ रहा है वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉब्लम है, ऑटोमोबाइल में प्रॉब्लम है, यही मेन चीज़ है। और इंफ्रा को ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, लेकिन फिर भी है प्रॉब्लम थोड़ा सा। निफ्टी आईटी 181 पॉइंट है, निफ्टी ऑटो 138 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी ऑटो इसलिए है कि ऑटो के जो सेल के जो फिगर्स आए हैं वो थोड़े से दिखने में ठीक ठाक दिखते हैं, लेकिन उनको ठीक माना जाए नहीं जाना ये भी अपन चर्चा करेंगे। तो अब चलते हैं टाटा मोटर। टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल्स का 1% माइनस सेल आई है ईयर ऑन ईयर। टाटा डोमेस्टिक व्हीकल डोमेस्टिक सेल 1% प्लस आई है टाटा की, और पैसेंजर व्हीकल 1% माइनस आई है। नहीं, वैसे पैसेंजर व्हीकल 1% प्लस है, कॉमर्शियल व्हीकल 1% माइनस है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल की 9% प्लस में सेल आई है, बढ़ के आई है, मतलब प्लस का मतलब बढ़ के आई। तो ओवरऑल टाटा मोटर के वैसे दिखने में तो फिगर ठीक थे, लेकिन आप इस बात को मत भूलिए कि दिवाली ठीक है 31 अक्टूबर की थी, लेकिन दिवाली की ही बहुत कुछ जो टेल एंड सेल थी, वो सेल का इफेक्ट नवंबर के फर्स्ट सेकंड वीक तक भी रहा है, मतलब तो नवंबर में दिवाली की सेल का भी कुछ इफेक्ट है, इसलिए इसको एक्चुअल रूटीन सेल जो है वो नहीं माना जा सकता। इसलिए इस सेल को मैं ओवरऑल माइनस में ही मानूंगा, मतलब, और 3-4% तो माइनस में मानना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी आप ये कहना पड़ेगा कि ये कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं है, मतलब इतना चल चुका टाटा मोटर, उसके बाद अगर 3-4% की सेल गिरी भी मान लो किसी महीने में तो कोई खास बात नहीं, कोई डिस्ट्रेस मतलब नहीं हो सकता ये। अच्छा, अब मारुति भी चलते हैं। मारुति की जो सेल है वो डोमेस्टिक सेल 8.06 प्लस में आई है, मतलब यानी बढ़ के आई है ईयर ऑन ईयर। एक्सपोर्ट सेल 24.76% बढ़ी है, ये भी ईयर ऑन बढ़ी है। तो ऐसी सूरत में मारुति की सेल पूरे साल की बढ़ी हुई है 4-5% से,
तो मारुति की सेल पे कोई ज़्यादा वो प्रेशर नहीं है, लेकिन फिर भी जो 10-12% की जो बढ़त आनी चाहिए वो नहीं आएगी। मारुति की सेल इस साल परफॉर्मेंस कमज़ोर रहेगी, लेकिन इसको कमज़ोर, लेकिन आखिर कोई सीमा तो है। कारें, कितनी कारें बिकेंगी आप बताओ। शहरों की सड़कों पर, कस्बों की सड़कों पर ना खड़ी करने की जगह ना चलने की जगह रही है, आप बताओ। आखिरकार तो सैचुरेशन तो आएगा ना। हर परिवार में जो ठीक ठाक फैमिली है, फाइनेंशियली 2-3 गाड़ियाँ हो गई हैं, बताओ यार। 150 गज का मकान है, 3 गाड़ियाँ कहाँ खड़ी हों बताइए आप। गलियों में भी जगह नहीं रही मतलब खड़ी करने की। अच्छा सर, अब टीवीएस मोटर की बात करते हैं। टीवीएस मोटर की 6% सेल बढ़ के आई है, डोमेस्टिक सेल। इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल 57% बढ़ी है और एक्सपोर्ट 34% बढ़ा है। तो इसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक कही जा सकती है, वो भी ठीक ठाक है। 6% की ग्रोथ कोई बहुत खास ग्रोथ नहीं है ईयर ऑन ईयर। बजाज ऑटो की 7% सेल घट के आई है। दिवाली का सीजन का टेल एंड होने के उपरांत भी ये घट के आई है। और बजाज ऑटो के मैनेजमेंट ने कॉनकाल में भी कह दिया था कि भाई हमारी सेल में गिरावट आएगी। एक्सपोर्ट सेल 24% बढ़ के आई, 24% बढ़ के आई ईयर ऑन ईयर। तो टीवीएस निमट गया, मारुति निमट गया, टाटा मोटर निमट गया, बजाज ऑटो। अब अशोका लेलैंड पे आते हैं। डोमेस्टिक सेल 4% माइनस में आई है इसकी। यानी जो ज़्यादा दबाव है ना सेल घटने का, वो है कमर्शियल व्हीकल्स। और उसका कारण ये रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ग्रोथ थी पिछले 6 महीने, वो बिल्कुल नहीं आई। कोर सेक्टर, यानी पूरा कोर सेक्टर ले लिए, कोर सेक्टर की हालत पिछले 6 महीने में गड़बड़ हुई है। और रिजल्ट भी कोर सेक्टर कंपनियों के खराब आए, मतलब मेटल, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, इनके आए। अशोका लेलैंड, बजाज ऑटो लिमिटेड गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा एकमात्र कंपनी है जिसने ऑटोमोबाइल सेक्टर में सुपर परफॉर्मेंस दी है। पैसेंजर व्हीकल की सेल 16% बढ़ के आई है और ईयर ऑन ईयर है ना। और कमर्शियल की व्हीकल की बढ़ के आई है 4.53% ईयर ऑन ईयर। हीरो मोटो की हालत खराब हो गई है, 8.67% सेल घट के आई है और एक्सपोर्ट जरूर 35% बढ़ा है, उसी वजह से सर्वाइव कर रहे हैं ये। तो ऑटोमोबाइल फिगर्स को हम बहुत ज़्यादा निराशाजनक भी नहीं कह सकते, तो बहुत आशाजनक भी नहीं कह सकते। और थोड़ा सा आशा का संकेत यही मिलता है कि हालात बिगड़े हैं, लेकिन इतने नहीं हैं जो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट हालात हो जाएं। अब बाकी आगे डिपेंड करेगा, नोबडी कैन प्रेडिक्ट। जीएसटी के जो फिगर आए हैं, कलेक्शन आया है 1,63,000 आया है, जबकि ये अक्टूबर में 2,10,000 करोड़ था। कुछ दिवाली का फर्क था भाई उसमें, मतलब। लेकिन अभी शादियों का फर्क भी आना चाहिए था इसमें। शादियों की जो परचेज हुई है वो नवंबर में हुई है, उसका कोई इफेक्ट नहीं आया है। और 37 और 10 47 करीब 25%, यानी कि करीब 25% घट गया, मतलब 25% की कमी आ गई जीएसटी कलेक्शन में। अच्छा, अब नंबर 2 अपन चर्चा कर ही चुके हैं उसके ऊपर, मतलब जीडीपी पे चर्चा हो चुकी है। जीडीपी के फिगर भी अच्छे नहीं आए। तो ये सारे सिम्टम जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि स्थिति खराब। ऐसी सूरत में रियल्टी के शेयरों को लोग रिकमेंड कर रहे हैं। कैसे चलेंगे भाई? हु विल टेक प्रॉपर्टी फ्रॉम वेयर द पेमेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी परचेज विल बी मेड। इसमें डिप्रेशन किसी भी वक्त आ सकता है, और आ भी गया हो तो पता नहीं पड़ता। वो बिल्कुल खुलासा काफ़ी प्रभावी हो जाने के बाद वो एक आम आदमी तक, आम निवेशक तक पहुंचती हो बात। बाकी तो ऊपर वाले निमटते रहते हैं। तो ऐसी सूरत में अब क्या किया जाए? स्थिति गड़बड़ है कुल मिलाकर के। अब ये आगे सुधरेगी नहीं सुधरेगी, ये बात जरूर है कि जो निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, मिड कैप है, ये जरूर ये संदेश दे रहे हैं कि हालत में सुधार शुरू हो गया है। इनके शेयरों के भाव ये संदेश दे रहे हैं, वरना तो ये इतने सारी गड़बड़ होने के बाद चटनी बना देते हैं इनकी। तो
तो अंडर दी सर्कमस्टेंसेज बहुत ज़्यादा कोई निराशा की बात नहीं है, ऑटोमोबाइल में भी कोई निराशा की बात नहीं है। और कुल मिला के मैं यही कहूँगा दोस्तों कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप खरीदारी शुरू करने की बात करने का मतलब, ध्यान रखिए, अभी वॉच एंड वार्ड रखिए, वेट एंड वॉच करिए इसको, बाजार क्या कहता है, किस दिशा में जाता है। 5-7 दिन में स्थिति क्लियर हो जाएगी, मतलब इस हफ्ते के अंदर हो जाएगी, अप टू दी एंड ऑफ ए फ्राइडे बिल्कुल क्लियर आ जाएगी पिक्चर सामने। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर भी जो ग्रीन एनर्जी के लिए सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियां हैं, उन कंपनियों के वारे न्यारे होंगे, होके रहेंगे। अभी अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि HG इंफ्रा को 16,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, 1600 करोड़ का है शायद ये, और दुनिया भर के ऑर्डर जारी हो रहे हैं सोलर पावर लगाने के लिए। दुनिया भर का कैपिटल एक्सपेंडिचर होने जा रहा है, तो माल तो इनका ही बिकेगा। ये सोलर पावर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, सोलर जो पैनल मैन्युफैक्चरर्स हैं, माल इनका ही बिकेगा। इनके ऑर्डर्स का कोई अंत नहीं रहेगा। मैं आपसे बता रहा हूँ, स्काई रॉकेटिंग जैसे वारी एनर्जी है, इसके पास कम से कम 40,000 मेगावाट के ऑर्डर्स हो जाएंगे। जो अमेरिका की बात करते हैं कि वह बंद हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? 1, 2, 4, 5,000 मेगावाट की सप्लाई वहाँ नहीं होगी, क्या फ़र्क पड़ता है? डजेंट मैटर। इंडिया की बहुत साउंड डिमांड है, मतलब बड़ा भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है इसमें। मतलब सबसे ज़्यादा अगर इमीडिएटली अगले 2-3 सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो रिन्यूएबल एनर्जी में, ये जो सोलर पावर में होगा मतलब। और उसके लिए सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी लाइक वारी, प्रीमियर, टाटा पावर, ये कंपनियां बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाली दोनों तरह। अच्छा, फिर ये जो प्लांट लगते चले जाएंगे तो इनको जो पावर जनरेट करने वाली कंपनी है वो रिजल्ट देंगी। तो इस सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, अब चलते हैं आज का शेयर कौन सा हो। आज का हम वो शेयर करेंगे जो ईटी में भी आज साफ लिखा है, इकोनॉमिक टाइम्स ने साफ लिखा है, निफ्टी को 25,000 पर मेंटेन करने के लिए एक सेक्टर है, वो 25,000 निफ्टी का लेवल मेंटेन कर सकता है और उसको ऊपर भी ले जा सकता है। वो है कौन सा? आईटी सेक्टर। आज भी तेज है आईटी सेक्टर, और उसका हमने एक सबसे शानदार शेयर जो वेल परफॉर्मिंग है, और सन 2010 से 2020 के बीच में सुपर रिजल्ट अगर आईटी सेक्टर में दिए थे तो उस कंपनी ने दिए थे। मतलब 10 गुना कर दिया था पैसे को। 10 टाइम एप्रिसिएशन वाज डिलीवर्ड बाय दैट कंपनी, जिसके सीईओ हैं मिस्टर विजय कुमार और जिसके प्रमोटर हैं शिव नाडार, और एट प्रेजेंट उसकी चेयरमैन शिव नाडार साहब तो जस्ट लाइक मेंटर हैं, ही जस्ट लाइक मेंटर इन द कंपनी। मिसेज रोशनी नाडार मल्होत्रा is the chairman of this company. She is daughter of Shiv Nadar, a great entrepreneur like Narayan Murthy. Shiv Nadar is is an entrepreneur like Narayan Murthy. He is also great man. He has given a great big shape to this company. He is the man behind the success of the company. Or now Vijay Kumar is looking after this company in a proper manner. Now we see, ये है कंपनी इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर बनाती है, फिनेंस का सॉफ्टवेयर बनाती है, टेलीकॉम, मेडिकल, मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सभी क्षेत्रों में। लेकिन जो बड़ी आईटी कंपनी में उनमें इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर नहीं बनाती है ज़्यादातर, लेकिन ये इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर भी बनाती हैं। जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ कि टाटा एलेक्सी है, और L&T टेक्नोलॉजी है, और आपके टाटा टेक्नोलॉजी है, और साहब ये इस तरह की जो कंपनियां हैं जो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं, वो सॉफ्टवेयर भी ये कंपनी बनाती है। जैसे साइंट बनाता है, मतलब इट इज़ लाइक दैट। इनका बहुत बड़ा स्टेक है उसके अंदर भी। अच्छा, अब चलते हैं अपन दूसरे। इसकी खास बात क्या है इस कंपनी की, मैं इसको क्यों लाइक कर रहा हूँ, क्यों चुन रहा हूँ? जब काइनास का शेयर 6100 रुपये पहुँच गया, जो
साणंद में एक प्लांट लगा रहे हैं, 31 एकड़ जमीन उनको अलॉट हुई है, 5,000 करोड़ का प्लांट है। तो ऑन दी कॉन्ट्रेरी फॉक्सकॉम के साथ एचसीएल टेक्नो ने भी कोलैबोरेट किया है। वो सब सब्सिडरी कंपनीज होंगी। काइनास भी सब्सिडरी कंपनी क्रिएट करेगा, क्योंकि इतने बड़े बिजनेस के लिए इसमें क्रिएट नहीं कर सकते। और एचसीएल टेक्नो भी एक सब्सिडरी कंपनी क्रिएट करेगा फॉक्सकॉम के साथ में। फॉक्सकॉम की 39% कंट्रीब्यूशन होगा इस कंपनी में, और बाकी हिस्सा फिलहाल एचसीएल टेक्नो कंट्रीब्यूट करेगा। 61% इक्विटी विल बी होल्ड बाय एचसीएल टेक्नो। 31 एकड़ जमीन इनको नोएडा में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए अलॉट कर दिया है। और फिलहाल ये डिजाइनिंग और आउटसोर्स फैब्रिकेशन का काम करेंगे। खुद का प्लांट अभी नहीं लगा रहे हैं, प्लांट का चलता रहेगा। वो प्लांट लगने का काम थोड़ा टेढ़ा है, टाइम लगता है। इन बिटवीन दे विल डू द बिजनेस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये जो है फॉक्सकॉम के साथ मिलकर के डिजाइनिंग एंड फैब्रिकेशन का, आउटसोर्स फैब्रिकेशन का काम करवाएंगे, जैसे एलएनटी कर रहा है। लेकिन एलएनटी ने अभी तक कोई जमीन नहीं ली है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा इसके साथ में, एचसीएल टेक्नो के साथ। ये यूं समझिए एक बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की एक होल्डिंग कंपनी होगी। अच्छा, अनदर थिंग, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। नाउ दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया so far IT manufacturing is concerned. This is not a product company, this is a servicing company. दुनिया भर के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, दुनिया भर के काम है, फुल डेडिकेशन है मैनेजमेंट का। मेरे पास भी एक क्वांटिटी में ये शेयर में, आई एम किंग ऑफ द शेयर। मार्केट कैप जो है इसका, अब इसके फाइनेंशियल डेटा की बात करते हैं। कितनी मंदी के अंदर भी इस कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस दी है। और डिविडेंड कितना है? 2.81%। 2.81% डिविडेंड यील्ड है इसकी। मतलब मार्केट रेट, यानी मान लो 100 रुपये का शेयर है, सपोज करो, इसकी रेट 1900 रुपये के आसपास है आज की तारीख में, तो उस पर 2.81% की डिविडेंड यील्ड है। हर क्वार्टर डिविडेंड देती है 12 रुपये का। और जो ईयर एंड होगा, जिसको ये फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड ऑफ द ईयर कहते हैं, वो देते हैं 25 रुपये, 22-25 रुपये के आसपास देते हैं। तो मेरे तो आप समझ लो कि कोई 50-55 रुपये शेयर खाते डिविडेंड दे जाता है हर साल। मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ इससे भाई, आई फील वेरी हैप्पी। तो मार्केट कैप जो है इस कंपनी का 5,03,968 करोड़ है। छोटी मोटी कंपनी नहीं है माय डियर, इट इज ए वेरी लार्ज कंपनी। इट इज ए बिग प्लेयर एंड पिलर इन द IT सेक्टर। करंट प्राइस 1857 रुपये है। हाई लो 1921, 1235। और प्राइस अर्निंग रेशियो 38, डैम चीप है, कोई रिस्क नहीं है। बुक वैल्यू 254 रुपये है। डिविडेंड यील्ड 2.81% है। ROC 29.6% है। ROE 23.3% है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। 10 साल के अंदर इसने क्या दिया? 390 रुपये था 10 साल पहले, आज 1857 है। अगर ये 2.5 साल 3 साल IT सेक्टर में मंदी नहीं आती तो इस शेयर का रेट 4,000 रुपये से कम नहीं होता। मतलब अब आप समझ लीजिए आगे के लिए मेरा क्या इशारा है। मैं नहीं बोलता हूँ, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकता, मैं नहीं देना चाहता। मतलब किसी आदमी को मैं अनावश्यक रूप से उसको प्रफुल्लित करके और वो फंस जाए, कर जाए, कोई खेल जाए, सट्टा खेल जाए, वो मैं नहीं करूँगा। मतलब तो 4,000 रुपये होता है शेयर का रेट। तो उस हालत में 4 चौक 16, 4.5 गुना तो अभी भी हो गया इस मंदी के बावजूद भी। अच्छा, अब चलते हैं इसकी क्वार्टरली वर्किंग पे विचार करते हैं। क्वार्टरली वर्किंग ये है माय डियर, तो 3 क्वार्टर्स को कंपेयर करेंगे, सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24, ताकि ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सारा कंपैरिजन हो जाएगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस पे भी चलेंगे अपन। तो सेल जो है सितंबर 23 की 26,672 करोड़, जून 24 28,057 करोड़ रुपए, और सितंबर 24 में 28,862 करोड़ रुपए। मंदी के बावजूद भी ग्रोथ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% था,
सितंबर 23 में, जून 24 में 21% और सितंबर 24 में फिर 22% हो गया। एंड अगेन देयर मार्जिन कैन टच 23-24% लेवल। नेट प्रॉफिट मार्जिन 3833 करोड़ रुपए, नेट प्रॉफिट मार्जिन नहीं, नेट प्रॉफिट 3833 करोड़ रुपए, और जून 24 में 4259 करोड़ रुपए, और सितंबर 24 में 4237 करोड़ रुपए। दोस्तों, मंदी के बावजूद प्रॉफिट बढ़ा है, सेल बढ़ी है, मार्जिन बढ़े हैं। अर्निंग पर शेयर 14 रुपये 12 पैसे थी सितंबर 23 में, और जून 24 में 15 रुपये 69 पैसे हो गई, और सितंबर 24 में 15 रुपये 61 पैसे। तो सब तरह ग्रोथ ही ग्रोथ है। जब इनमें काम अब शुरू हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जैसे जैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा इनकी मार्जिन बढ़ेगी। कारण क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक तो इनकी वर्किंग में एज ए इंस्ट्रूमेंट वो काम करेंगे उससे, और दूसरी बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करेंगे, सर्विसिंग देंगे, दोनों से मार्जिन बढ़ेगा इनका और प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। जो अपने एज ए इंस्ट्रूमेंट उसको काम लेंगे ना, एज ए वर्किंग हैंड उसको काम में लेंगे एआई को, मतलब एक तो मेंटेनेंस का काम उससे करेंगे, दूसरा चेकिंग जो होगी ना वो एआई से करेंगे, उससे कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस पे बात करते हैं। 2019 से अभी तक का टैली करेंगे अपन। तो वित्तीय वर्ष 2019, वित्तीय वर्ष 2023 और टीटीएम सेल 60,427 करोड़ रुपए सन 2019 में। सन 23 में सेल थी 1,01,456 करोड़ रुपए, और टीटीएम 1,13,864 करोड़ रुपए है ना, 64 करोड़ रुपए। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23% थे, मंदी के कारण अभी 22%। नेट प्रॉफिट 10,120 करोड़ था, जो टीटीएम में बढ़कर के 16,842 करोड़ रुपये हो गया, और अर्निंग पर शेयर 37 रुपये 31 पैसे थी सन 2019 में, जो 62 रुपये हो गई। मंदी में भी डबल, थोड़ा सा इनको वहाँ मदद मिल गई थी, कोरोना काल में काम काफ़ी मिले थे ना, उससे थे। ये है, अभी 2.5 साल से तो नहीं बढ़ा, वरना इसकी EPS 100 रुपये को क्रॉस कर जाती, मतलब अब हो जाएगा। अब नाउ द ग्रोथ इज स्टार्टिंग एंड नाउ इट इज ए गुड टाइम। और मैं एक ही बात कहता हूँ, कैच द लायन व्हेन इट इज स्लीपिंग इन द केव। गुफा में जब शेर सो रहा है तब उसको पकड़ लो, पकड़ में जब ही आएगा वो दोस्तों, वरना पकड़ में नहीं आएगा शेर। उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में आपको पता हो कितने दिन कसरत करी है कुछ भेड़ियों को पकड़ने के लिए, वे तो शेर की बात कर रहे हैं। थोड़ी हंसी मजाक की बात भी कर लेनी चाहिए, एंजॉय भी करो जिंदगी में। एंड हेल्थ इज द रियल वेल्थ। मैं 72 साल की एज में भी इतना एनर्जेटिक वे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो इट इज़ ए गुड थिंग, मतलब। और वो इसीलिए है कि आई एन्जॉय, आई डू एक्सरसाइज, आई डू योगा एंड प्राणायाम। तो थैंक यू वेरी मच। अब इसकी कंपाउंड ग्रोथ देखते हैं। सेल में 10 सालों में 16%, 5 साल में 13%, और 3 साल में 13%, और इस साल 7% हुई। प्रॉफिट ग्रोथ 15% 10 साल में, कंपाउंड ग्रोथ 10 साल में 15% बहुत होती है, मतलब। और 5 ईयर्स में 9%, 3 ईयर्स में 12%, और 1 ईयर में 9%। मंदी के बावजूद भी 9% ग्रोथ तो आई गई। और शेयर प्राइस में ग्रोथ देखिए, इस साल 38% की ग्रोथ आई है, मतलब ये शेयर 890 रुपये तक में मैंने खरीदा है, मतलब मैं आपसे बताऊँ, आई टेल यू। एंड टुडे 1900 रुपये, 1.5 साल में डबल हो गया शेयर का रेट। माई कैपिटल हैज बिकम डबल इन दिस शेयर, एंड स्टिल देर आर वेरी ब्राइट चांसेज ऑफ फर्दर हाई एप्रिसिएशन। अच्छा साहब, अच्छा, कैश फ्लो 376 करोड़ रुपए का रहा है, बावजूद इसके कि इन्होंने 22,572 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे खर्च कर दिया, और शानदार डिविडेंड दे दिया। मतलब ये डिविडेंड में बांट देते हैं 62% पैसा, 62 से भी ज़्यादा बांट देते हैं, नहीं ज़्यादा बांट दिया, 80% पैसा बांट देते हैं। अच्छा, होल्डिंग प्रमोटर 60.82%, FIIs 18.67% बढ़ाई है उन्होंने, FI ने। DIs 15.78%, DI ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और गवर्नमेंट की 0.02% और पब्लिक की 4.53%, पब्लिक ने स्लाइड सी घटाई है।
बस जितना बेचा पब्लिक ने वो सारा वो ले गए, DIFI ले गए। तो दिस इज द टोटल स्टोरी ऑफ दिस कंपनी। मेरी राय में तो खैर अब जो भी करे, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मेरी कोई परचेज की, खरीद की, सेल की, बेच की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा खाली एनालिसिस है। और जो कुछ आप करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, मेरी जो चर्चा का विषय है, मेरा जो एनालिसिस है, इस रेफरेंस में उनसे बात करके फिर कोई निर्णय लेना आप। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।